हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप हाल चाल सबका बहुत बढ़िया होगा। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, और वो है आपका क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। हमारे कौन कौन से क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, क्या क्या हम लोग अपने सिलेबस में डील करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ साथ ही जो जो हमारे सिलेबस में है वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और रिसेंटली हम लोग बहुत चीज़ें सुनते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें हम लोग को समझ आ रही हैं, बहुत चीज़ें हम लोग को सुनने को मिल रही हैं कि भाई साहब नए क्रिमिनल लॉज हमारे पास आ चुके हैं। अब आज की डेट में हम लोग को ओल्ड क्रिमिनल लॉज से कोई भी नाता हमारा अब नहीं है। हम लोग को अब जो भी पढ़ना है वो सब कुछ क्या पढ़ना है, न्यू क्रिमिनल लॉ के हिसाब से पढ़ना है। तो अब भाई देखिए क्या है, अब मेरा क्वेश्चन एक ये है, और बहुत से बच्चों को भी क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि भाई एक्चुअल में ये कानून क्यों बदले गए हैं। पुराने क्रिमिनल लॉज आराम से चल तो रहे थे, सर ये नए क्रिमिनल लॉज को लाया क्यों गया है। हमारे पास ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे तो हमने क्यों नए क्रिमिनल लॉज लेके आ गए, क्या इसकी जरूरत पड़ गई। देखिए भाई होता क्या है ना, थोड़ा माइंड में रखना है चीजों को। देखो जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसी सिचुएशंस होता है, जैसे सर्कमस्टांसेस होता है, लॉ भी उसी के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे जैसी आपकी सिचुएशंस, जैसी जैसी आपकी सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां चेंज होती रहती है, उसी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, कानून में भी बदलाव लाने पड़ते हैं। टू किस लिए, टू डील विद दीज सिचुएशंस, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करा गया कि भाई हमारी सरकार ने क्या करा कि जो भी ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशंस, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के बनाए गए जो भी कानून थे, ठीक है, उनको क्या करा, उनको रिप्लेस करा और नए क्रिमिनल लॉज को इंट्रोड्यूस करा। हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज कौन कौन से थे, हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज कौन कौन से, ये आपकी देखिए स्क्रीन में थ्री ओल्ड मैंने लिख दी यहाँ पे, ओल्ड, ये अब मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, सबके लिए, ऑल इंडियंस के लिए पुराने हो चुके हैं अब आज की डेट में। कौन कौन से, एक था हमारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड कब का था ये कानून, 1860, 1860, 1860 का। उसके बाद सीआरपीसी 1973, 1973। अब आपको मैं बता दूं, ये जो एक्चुअल में जो सीआरपीसी है 1973 मैंने यहाँ लिखा है, जो आज की जो अभी आप हम लोग पढ़ रहे थे, ये बेसिकली अगर देखा जाए ये 1861 में पास हुआ था पहले। 1861 में इसको ब्रिटिशर्स ने पास किया था, फिर इसमें बहुत सी अमेंडमेंट्स आई, फिर भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको एक तरह से मॉडर्न प्रोसीजर बनाने के लिए 1973 में फिर से नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेके आया गया था, तभी इसको लिखा है 1973। मगर ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था वो आपका था 1861 में बनाया था, ठीक है। तो बहुत सी अमेंडमेंट्स आई, और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या करा गया, हमारी सरकार ने 1973 में नया सीआरपीसी लेके आए थे, ठीक है। और एक आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि आपका 1872 का कानून था, 1872 का कानून था। ये तीनों हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज थे जिनको क्या कर दिया गया, इनको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है विद द न्यू क्रिमिनल लॉ। सर ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये सब चीज मैं आपको बता रहा हूं। मगर पहले एक बार ये सुन लो कि भाई नए क्रिमिनल लॉज हमारे पास कौन सी आज की डेट में आ गए, जिसके बारे में हम लोग को अपने सिलेबस में वही सब के बारे में पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। देखिए नए जो क्रिमिनल लॉज हमारे पास आज की डेट में आ गए हैं, द नंबर वन इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके बाद एक आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और उसके बाद एक और जो आपका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, ये जो तीनों के तीनों जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, ये सब के सब 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो चुके हैं। समझ आ गया, फोर्स में आ चुके हैं, आज की डेट में यही कानून लागू हो रहे हैं जितने भी आपके क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। समझ आ रही, कब से, फ्रॉम द 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। इन तीनों कानून को जो एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की, वो मिली थी 25 दिसंबर 2023। समझ आ रहा है, एसेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2023, तभी यहां पे लिखा हुआ है 2023, तभी ये लिखा है 2023। समझ आ रहा है, समझ आ रहा। मगर ये फोर्स में कब आए हैं, ये फोर्स में आए हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024 से। मगर एसेंट मिल गई थी 2023 में, 25 दिसंबर को मिल गई थी, तभी यहाँ पे 2023 लिखा, तो कंफ्यूज
नहीं होइएगा। आ रहा है समझ? क्लियर है? अब सर ये जो भारतीय न्याय संहिता है, पहला वाला भारतीय न्याय संहिता है, इसने रिप्लेस किया था, देखिए लिखा है भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया इंडियन पीनल कोड को। इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किसने किया है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीएनएस, शॉर्ट में बोलते हैं इसको बीएनएस। क्लियर है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, इसने रिप्लेस किया सीआरपीसी को। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स को इसने रिप्लेस किया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएनएसएस। और लास्ट आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, इसने रिप्लेस किया इंडियन एविडेंस एक्ट को। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएसए, बीएसए। तो ये नए तीनों कानून और अलग अलग कानूनों ने पुराने लॉज को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। और 1 जुलाई 2024 के बाद से जितने भी आपके ऑफेंसेस या केस जो भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो सब के ऊपर ये नए कानून अप्लाई होंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन सर ये आता है, सर क्वेश्चन ये आता है सर, ये जो नए लॉज हैं और ये जो पुराने लॉज हैं, इनको हटा के नए लॉज को सर एक्चुअल में लाया क्यों गया है? सर इसके पीछे कारण क्या है? पहला तो मैंने आपको बता दिया कारण कि भाई जैसी सर्कमस्टेंसेस, जैसी सिचुएशंस, उसके हिसाब से लॉज को क्या करा जाता है? मॉडिफाई करा जाता है। तो जितने भी हमारे ओल्ड वाले लॉज थे वो सब कैसे थे? हमारे वो ब्रिटिश एराज के थे। ठीक है, वो कॉलोनियल लेजिस्लेशन सब थे। अब आज की डेट में क्या करा गया है? मॉडर्न लेजिस्लेशन बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द वेरियस सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अब पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, पुराने लॉज को बात कर रहे हैं, तो पुराने लॉज में भैया बहुत सी कमियां भी थी। समझ आ रहा है? बहुत सी कमियां थी पुराने लॉज में, बहुत से सीरियस सीरियस ऑफेंसेस होते थे जिनकी जहां पे पनिशमेंट्स बहुत कम थी। ऐसा भी होता था, उनकी पनिशमेंट्स कैसी थी? कम थी। तो बीच बीच में क्या होता था? अमेंडमेंट्स आते रहते थे, कोर्ट्स की डायरेक्शंस आती रहती थी और बढ़ाया जाता था पनिशमेंट्स को, बोल दिया जाता इसकी पनिशमेंट ये नहीं ये, ऐसा होता रहता था। तो सीधा क्या करा? कानून ही चेंज कर दिया और कानून में पनिशमेंट्स को क्या कर दिया? एनहांस्ड कर दिया है फॉर वेरियस ऑफेंसेस। बहुत सी ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट्स को क्या कर दिया है? एनहांस कर दिया है। पुराने वाले लॉज में क्या था? पुराने वाले लॉज में आप देखते होगे कि आप सुनते होगे, आपने मूवीज में देखा होगा सर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती जा रही है। क्या हो रहा है सर? जस्टिस डिले हो रहा है, जस्टिस डिले होता है। समझ आ रहा है? आपने एक लाइन भी सुनी होगी, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ये सुना होगा लाइन, आई होप आपने सुना होगा। ठीक है, तो जस्टिस डिले हो रहा है। डिले क्यों होता है? क्योंकि सर जो वहां पे जो ट्रायल्स थे ना, जो ट्रायल्स होते हैं कोर्ट में, वहां पे कोई टाइम फ्रेम नहीं होता था कि इतने टाइम के अंदर ये करना पड़ेगा, इतने टाइम के अंदर ये करना पड़ेगा, इतने टाइम के अंदर ये हो जाना चाहिए। ऐसी टाइम लिमिट्स वहां प्रोसीजर्स में सेट नहीं थी। मगर जब ये नया लॉ लेके आया है, जो नए लॉ लेके आया है, जो हमारा प्रोसीजरल लॉ जो आया है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पे टाइम फ्रेम्स सेट कर दिए गए हैं। बहुत से टाइम लिमिट लगा दी भैया कि इतने टाइम में आपको ये काम करना पड़ेगा। किस लिए? फॉर द स्पीडी ट्रायल, फॉर द स्पीडी जस्टिस, सो दैट लोगों को न्याय मिल सके। समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रही? तो ये चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसके अंदर कर दिया है। और भी बहुत सी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे कि बहुत से नए नए ऑफेंसेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं आज की डेट में। ठीक है, पहले ऑफेंसेस जो नहीं होते थे, आज की डेट में बहुत से ऑफेंसेस को क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया है। एक ऑफेंस है ऑर्गेनाइज क्राइम, उसको ऑफेंस की लिस्ट में ऐड कर दिया है। टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन कर दिया है बीएनएस के अंदर। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट को ही डिफाइन कर दिया है, सेक्शन 113 के अंदर डिफाइंड है। हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि वो डिफाइंड है, उसको इंक्लूड कर दिया है। मॉब लिंचिंग के बारे में बहुत सी चीजें इंक्लूड कर दी गई है हमारे इसके अंदर। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑफेंसेस हैं या बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिनको ऑफेंस की डेफिनेशन में या ऑफेंस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है हमारे बीएनएस के अंदर। ठीक है, बीएनएस के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया है। और पनिशमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है, वो भी इंक्रीज हो गई है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं किसके अंदर? पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, कोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो दैट टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। ठीक है, अब जैसे कि पुराने में क्या होता था कि जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते थे इन द पेपर फॉर्म, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उसी पे पूरा भरोसा करा जाता था। मगर आज की डेट में क्या कर दिया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे, उनको भी इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा आज की डेट में। ठीक है, उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि पेपर डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं, डील करते हैं, वैसे ही सेम तरीके से आप उसको भी करोगे। पुराने लॉज में बेसिकली क्या होता था कि जैसे जैसे क्राइम अगेंस्ट जो होते थे ना, विमेन्स एंड चिल्ड्रंस,
ठीक है, उसके लिए अलग अलग सेक्शंस में आईपीसी में बताते थे, कभी कोई सेक्शन में, कभी कभी कोई सेक्शन, कभी कोई चैप्टर। अब मगर यहाँ पे क्या कर दिया है, जो नए लॉज आपके आए हैं, तो बीएनएस आ गया आपका। अब इसमें क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर ही बना दिया है। एक चैप्टर का नाम है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब उनके लिए एक सेपरेट चैप्टर बना दिया, मगर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं अलग अलग सेक्शंस रेफर की जरूरत नहीं है, आपको सीधा उस चैप्टर पे जाना है, वहां पे अलग अलग क्राइम्स के बारे में लिखा है, और पनिशमेंट भी एनहेंस कर दी है कि अगर मेजरली देखा जाएगा तो इनमें पनिशमेंट बहुत जबरदस्त है कि अगर वुमेन या चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन के साथ अगर कोई भी ऑफेंसेस होता है तो यहाँ पे पनिशमेंट बड़ी भैया जबरदस्त है। क्लियर है, समझ आता है। EFIR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जीरो एफआईआर पहले कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, जो कि निर्भया केस से इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर वो आईपीसी में नहीं था, मगर इसको अब आज की डेट में बीएनएस में इंक्लूड कर दिया गया है। समझ आ रहा है, बीएनएस में डिफाइन कर दिया गया है, जीरो एफआईआर के बारे में, EFIR के बारे में कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, एफआईआर का जो प्रोसीजर होता था, एफआईआर का जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता था, जिसका जो प्रोसीजर होता था, उसका भी नया प्रोसीजर लेके आ गए हैं आज की डेट में। समझ आ रहा है, कोई भी अगर बंदा है जो एफआईआर लिखवाने जाता है, बहुत से ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक की होती है मेजरली अगर देखा जाए, तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको क्या बोल दिया गया है कि भाई साहब आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का हम 14 दिन का टाइम दे रहे हैं, कि आप इंक्वायरी कर सकते हो 14 दिन के अंदर कर सकते हो, उसके बाद आप एफआईआर लिखिए। पहले ये देखिए कि जो बंदा आपके पास एफआईआर लिखवाने आ रहा है या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, आप ये चेक करिए 14 दिन के अंदर कि भाई साहब ये जो एफआईआर लिखवा रहा है ये सही है कि नहीं है, अपराध हुआ भी है कि नहीं है, प्राइमा फेसी ऑफेंस को चेक करने के लिए। समझ आ रहा है, ऐसा ना हो कि भाई कि झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए किसी के अगेंस्ट। समझ आ रही है, तो पुलिस ऑफिसर्स को टाइम भी दिया गया, 14 दिन का दिया, ये पहले ऐसा नहीं होता था। तो बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं इसके अंदर, तभी इसको लाया गया है। और एक और आपको चीज बता दूं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी जरूरत कर दिया गया है। मतलब बोला गया है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स शुड बी यूज्ड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट शुड बी यूज, जहां पे पनिशमेंट कोई भी ऑफेंसेस की 7 साल या 7 साल से ज्यादा की है। समझ आ रहा है, जहां पे इम्प्रिजनमेंट या जेल 7 साल या 7 साल की ज्यादा है किसी भी ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो वहां पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का यूज करना मैंडेटरी कर दिया गया है। कहां पे, नए क्रिमिनल लॉज के अंदर। समझ आ रहा है, ये सब पुराने लॉज में नहीं हुआ करता था। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं, कुछ कुछ चीजें डिलीट हुई हैं, प्रोसीजर्स में बहुत से चेंजेस हुए हैं, नई नई टाइम फ्रेम्स आए हैं। समझ आ रहा है, क्यों आया है, क्यों आया है, सबसे बस सिंपल सा आंसर है सर, बिकॉज परिस्थितियां, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस बदल रही है, तो उसके हिसाब से कानून भी बदलने पड़ेंगे और कानून में चेंजेस भी करना जरूरी है। समझ आती है कि नहीं आती है? ऐसे ही नहीं है कि जबरदस्ती कोई भी कानून लेके आ जाएगा, ठीक है। कानून बना रहे हैं तो उसके पीछे का कारण होता है। समझ आ रही है, तो ये जो आज के डेट में हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज है, ये मॉडर्न एरा का कानून बनाया गया है। समझ आ रही है, ये कौन से कानून है, मॉडर्न एराज के लॉज है, सो दैट भाई साहब स्पीडी ट्रायल्स हो, ठीक है। जो आप तारीख पे तारीख ज्यादा ना लगे। भाई आपको बता दूं, बहुत से केस ऐसे भी होते हैं, आपको मैं बताऊं अगर, तो ऐसा भी हो जाता है कि अपराधी जो होते हैं उनका ट्रायल 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल चलता जा रहा है, ठीक है, और फैसला हो ही नहीं रहा है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भाई साहब जो अपराधी है वो जेल में उसकी डेथ हो जाती है, जेल में डेथ हो जाती है, मगर अभी तक उसका ट्रायल ओवर ही नहीं होता है। ऐसा भी केस होता है बहुत सा। समझ आ रहा है, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, डिसीजन अभी तक फाइनल नहीं आया है, और जेल में उसकी डेथ हो गई है, मर गया वहीं पे, वहीं उसकी सांसें खत्म हो गई। ऐसा भी होता है। तो यही सबको हटाने के लिए, सो दैट स्पीडी ट्रायल्स हो, जल्दी से जल्दी क्या हो, जस्टिस इंसान को मिले, ठीक है, इसलिए नए लॉज को लेके आया गया है। आता है समझ के नहीं आता है, बताओ? समझ आती है इतनी चीज कि नहीं आती है? क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। अब आगे जरा ये सुनो, हम हमारे सिलेबस में क्या है। अब देखिए 3 लॉज तो ये हैं हमारे सामने, ये नए लॉज हैं जो हमको पढ़ने हैं आज की डेट में, ठीक है। ये पुराने थे जो हम पढ़ते थे, तो मैंने पढ़ा था जब मैंने करा था सीएस, तो मैंने ये सब पढ़ा था, ठीक है। मगर आप लोग को पढ़ने हैं ये लॉज। अब सर ये लॉज हमारे सिलेबस में कैसे दिए गए हैं? हमको क्या सर ये पूरे पूरे लॉज, पूरे पूरे सेक्शंस पढ़ने हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ है? नहीं, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तो बहुत से सेक्शंस दिए हुए हैं, आपको पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ने, हम लोग को कुछ गिने चुने प्रोविजंस पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। हाँ भाई, हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत से प्रोविजंस ऐड किए हैं, क्योंकि भाई जब लॉज में बहुत से नए प्रोविजंस ऐड हो गए हैं, तो भाई इंस्टीट्यूट भी हमारे लिए प्रोविजंस कुछ ना कुछ ऐड करेगा। तो उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करे हैं, चेंजेस किए हैं, तो हम लोग को वो सब पढ़ना है। अब हमारा जो सिलेबस है,
हमारा जो इंस्टीट्यूट की तरफ सिलेबस है, आईसीएसआई का सिलेबस है किसका, KIGL का जो सिलेबस है आपका, इसके अंदर ये तीनों जो एक्ट्स है, ये एक्ट्स बोल लो या लॉज बोल लो, जो हम लोग को पढ़ने हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड करा है बेटा। किसमें करा है? 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, 2 चैप्टर में डिवाइड करा गया है। मैं जैसे बता देता हूँ, सुन लो जरा ध्यान से, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा अभी। एक आपका है चैप्टर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चैप्टर 1, इसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर्स। एक चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर ना 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट ए। पार्ट ए में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे बीएनएस के बारे में। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और एक और पार्ट यहां पे कर दिया है, पार्ट बी, वो आपका है BNSS, BNSS, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो मतलब चैप्टर आपको एक दिखेगा आपके मॉड्यूल के अंदर, और मैं भी जो बुक दूंगा आपको, जो मेरी बुक भी है, उसमें भी आपको क्या दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। समझ आ रही है, क्लियर है? मगर हैं आपके ये 2 आपके लॉज है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। और एक चैप्टर अगर 2 बोल दूं उसको मैं, चैप्टर 2 ये बात करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, ठीक है, जो कि पहले एविडेंस एक्ट हुआ था, ठीक है। इसके लिए सेपरेट चैप्टर आपके इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, क्लियर है? तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग को क्रिमिनल लॉ से डील करना। ये दोनों के 2 चैप्टर पूरे चेंज हुए हुए हैं, इसमें बहुत से नए प्रोविजंस ऐड हैं, डिलीट है, पनिशमेंट्स को एनहांस किया गया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे जेल की लिमिट्स कहीं 2 साल थी उसको 3 साल कर दिया है, 3 साल थी उसको 5 साल कर दिया है, ठीक है। ये सब भी देखेंगे। फाइन्स भी बढ़ा दिया है, क्योंकि भाई पहले क्या होते थे, पहले के जो फाइन्स होते थे, पहले के ज़माने के फाइन्स थे, पहले के ज़माने के फाइन्स थे। कैसे फाइन्स थे? कहीं 100 रुपये, कहीं 200 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 2000 रुपये। हाँ, आज की डेट में वैल्यू है कोई 500 रुपए की? कोई वैल्यू है नहीं। आज की डेट में क्या कर दिया है, फाइन को बढ़ा के 5000 कर दिया, 10,000 कर दिया, ऐसे बढ़ा दिया गया आज की डेट में। समझ आ गया है? तो फाइन्स को बढ़ाना भी जरूरी था। समझ आ रही है? तो ये सब चीजें हुई हैं जो हम लोग को देखनी है, सब चेंजेस हुए हैं, ठीक है। जितने भी आपका सिलेबस है मैंने सब कुछ मार्क करा हुआ है उसके अंदर, आप अपडेटेड पढ़ोगे, क्लियर है? तो ये हमारा सिलेबस है, ये तीनों चीज हमको पढ़नी है। तो पहला चैप्टर तो मैं स्टार्ट करूंगा, वो करेंगे ये वाला। कौन सा? ये वाला, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर्स। हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर 2 लॉज हम लोग पढ़ लेंगे, एक बीएनएस भी पढ़ लेंगे और बीएनएसएस भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये जो भी नए क्रिमिनल लॉज हैं इसके नोट्स मैंने बना दिए हैं, और इन सब के नोट्स आपके पास फ्रेश मेरे हिसाब से होंगे, ठीक है। और नहीं होंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन की बात आपको नहीं लेनी है, क्लियर है? आता है समझ? चलिए भाई, चलिए आइए। तो अब भाई हमारा जो पहला चैप्टर है, मैं अब चैप्टर पे आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं बेसिक्स इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा भी आपको लॉ के बारे में, ठीक है। क्रिमिनल लॉज के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूँ। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली क्लास बहुत बहुत ज़्यादा, पूरा पूरा आपका फोकस इधर होना चाहिए, क्योंकि पहली क्लास में अगर आपको दिक्कत आई, आप नहीं समझे सही से, तो भाई दिक्कत हो जाएगी दूसरी क्लास में, ठीक है। तो पहली क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्रिमिनल लॉज के बारे में, और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। तो लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर्स, पार्ट 1 हमारा भारतीय न्याय संहिता, और उसके बाद पार्ट 2 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब जरा ध्यान से एक बात सुनो मेरी। अब मैं बोल क्या रहा हूँ कि सर हम लोग क्रिमिनल लॉज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि, या मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, अभी आप बताओ, क्या आप लोगों को सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज के बारे में डिफरेंस कुछ पता है? क्या आपको ये पता है कि 2 तरीके के केसेस होते हैं? 2 तरीके के केसेस होते हैं। अगर आपने भाई सीपीसी वाला चैप्टर पढ़ लिया है मेरा, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तब तो आपको आता होगा, तब तो आपको 100% आता होगा। मगर आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत होगी। मैं इन जनरल आपको हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, चाहे मैं सीपीसी स्टार्ट करता हूँ, चाहे मैं ये क्रिमिनल लॉ स्टार्ट करता हूँ, मैं हमेशा पहले हल्का सा बाइफर्केशन जरूर बताता हूँ, डिफरेंस जरूर बताता हूँ सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच में। तो भाई देखिए, केसेस जो हमारे होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। केसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल केसेस और एक होते हैं आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है। अब दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाया गया है, कि अगर कोई सिविल केस है तो उसके लिए अलग लॉज बने हैं, कोई अगर क्रिमिनल केसेस है तो उनके लिए अलग कानून बने गए हैं। दोनों के लिए लॉज एकदम अलग है, दोनों के लिए कोर्ट का प्रोसीजर्स अलग है, दोनों के लिए जो भी रेमेडीज हैं वो सब अलग है। समझ आ रहा है? तो सिविल लॉज जो है आपके, जो सिविल लॉज है वो डील करते हैं सिविल केसेस को। अब सिविल केस सर कैसा केस होता है?
और सर क्रिमिनल केस कैसा केस होता है जिसके ऊपर क्रिमिनल लॉज अप्लाई होंगे? देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख भी दिया है। देखो टाइप्स ऑफ केसेस मैंने क्या लिखा है, सिविल और क्रिमिनल। अब सर सिविल केसेस का मतलब क्या? सिविल का मतलब सर होता है कि रॉन्ग अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर कुछ भी गलत हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब दो लोगों के बीच में किसी इंसान की पर्सनल राइट्स में दिक्कत हो रही है, हर्ट हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, वो क्या सा केस है, सिविल केस बनेगा और उसके ऊपर सिविल लॉज, देखिए डेल्ट बाय द सिविल लॉज। ठीक है, डेल्ट बाय द सिविल लॉज। अगर कोई भी गलत चीज हो रही है, अगर रॉन्ग डूइंग हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उसको बोलते हैं सर ये सिविल लॉ का मैटर है, इसके ऊपर सिविल लॉज अप्लाई होंगे, ये सिविल केस होता है। प्राइवेट राइट्स अगर किसी पर्सन की हर्ट होती है, समझ आती है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल अगर दूं मैं, कि अगर जैसे एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, होप आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता होगा, सीएस ईच में आपने पढ़ा होगा। ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और मिस्टर बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट का क्या करा, ब्रीच किया, तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, किसकी राइट्स हर्ट हुई? किसकी राइट्स हर्ट हुई यहाँ पे? सर राइट्स हर्ट हुई मिस्टर ए की हर्ट हुई। क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा, या आपको कोई फर्क पड़ेगा, या सोसाइटी में किसी और को फर्क पड़ता है? बताइए भाई, किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं सर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा फर्क किसको, मिस्टर ए को फर्क पड़ेगा। मिस्टर बी ने बोला भाई आई विल डिलीवर यू सम गुड्स, ठीक है, और मिस्टर बी ने एडवांस पेमेंट ले ली, मगर मिस्टर बी ने गुड्स की डिलीवरी नहीं की, गुड्स की डिलीवरी नहीं की, किसको नुकसान हुआ? सर मिस्टर ए को। मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं भाई साहब, आपको पड़ा नहीं भाई साहब, किसी को फर्क नहीं, प्राइवेट राइट्स हर्ट हो रही। समझ आ रही है? मिस्टर ए की कोई प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी को मिस्टर बी ने कब्जा करा है, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी पे मिस्टर बी ने कब्जा करा है, जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। भाई साहब आपको दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, किसी और को दिक्कत हो रही तो बता दीजिए मुझे आप। किसको दिक्कत हो रही है? सर मिस्टर ए को दिक्कत हो रही है। ये मैटर कौन सा है सर? सिविल मैटर है। समझ आ रही है? ठीक है, ये कौन सा मैटर? सिविल मैटर। तो इसके लिए अलग अलग सिविल लॉज बनाए गए हैं, अलग अलग सिविल लॉज बनाए गए, तो उसको सिविल लॉज के थ्रू इस मैटर को डील किया जाएगा। समझ आ रहा है? तो डील बाय द सिविल लॉज। अब सिविल लॉज का मतलब क्या सर? इनके लिए क्या हो रहा है, इनके प्रोसीजर्स अलग रहते हैं इनके लॉज अलग रहते हैं, इनकी रेमेडीज अलग रहती हैं, इनका जो कोर्ट सिस्टम है, कोर्ट का जो प्रोसीजर्स लगता है, ठीक है, कोर्ट सिस्टम है, वो सब का सब अलग रहता है। और दूसरी साइड आ जाओ तो दूसरा जो आपका केस होता है वो होता है क्रिमिनल केसेस होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल केसेस का मतलब सर क्या होता है, कैसे केस होते हैं? सर क्रिमिनल केसेस का मतलब ऐसा केस होता है जहां पे जो गलत हो रहा है कुछ, हाँ, वो हो रहा है रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज हो रहा है, जिससे कि पूरी की पूरी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है। कोई प्राइवेट पर्सन नहीं, पूरी सोसाइटी एट लार्ज इफेक्टेड। ऐसा कुछ काम कोई कर रहा है जिसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सर ये क्रिमिनल मैटर है। समझ आ रहा है? और अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर होता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लॉज अप्लाई होते हैं। जैसे कि अब इसका मतलब क्या, रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी का मतलब क्या है, कि मतलब आपने क्या करा है, आपने सोसाइटी को पीस को भंग किया है। ठीक है, यू हर्ट द पीस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में आराम से सब कुछ चल रहा है और आपने क्या करा, कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे कि भाई सोसाइटी में दिक्कत आ रही है, सोसाइटी के लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे कि अगर सोसाइटी में कहीं भी मोहल्ले में चोरी हो रही है, चोरी हो गई, मोहल्ले में मर्डर हो गया, ठीक है, रेप हो रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बैंक में लूट हो रही है, डाका डाल दिया गया है, चेन स्नैचिंग हो रही है, ये सब क्या चीजें हैं? ये क्या चीजें? आप भाई सोसाइटी में रहते हो, एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, मान के चल लो, ठीक है, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में मर्डर हो जाए, आपकी सोसाइटी में रेप हो जाए, आपकी सोसाइटी में चोरी हो जाए, रॉबरी हो जाए, आप बताइए क्या आप इफेक्टेड होगे कि नहीं होगे? आपके पड़ोसी में हुआ है, आपके पड़ोसी में चोरी हुई है, आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? भाई साहब आज उसका नंबर तो कल आपका भी तो नंबर हो सकता है, उसका मर्डर हो गया तो कल क्या पता सर आपका भी नंबर हो। हाँ, बताइए भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं या ऐसा केसेस होता है जहां पे पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है, तो इनके ऊपर क्रिमिनल लॉज लगाए जाते हैं। समझ आ रही है? इनके ऊपर क्रिमिनल लॉज लगाए जाते हैं, मतलब सर ये ऐसे लॉज होते हैं जिनके प्रोसीजर्स अलग होते हैं, किनसे? सिविल वाले से। जिनके जिनके लॉज कैसे होते हैं? अलग होते हैं सिविल वाले से।
जिनके अंदर पनिशमेंट्स जो होती हैं अलग होती है। अब क्रिमिनल लॉज में आपको बताऊं जो पनिशमेंट्स होती हैं वो अलग होती है। यहाँ पे जो पनिशमेंट्स होती है क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ये होती है पनिशमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जेल, इम्प्रिजनमेंट, इन द फॉर्म ऑफ डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, इन द फॉर्म ऑफ फॉरफीचर ऑफ सोसाइटी, ये भी यहाँ पे होता है, इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स। और एक और आपको बता देता हूँ, आज की डेट में ये नए लॉज में एक और पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हो गई है, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो होती है कम्युनिटी सर्विस। वो आज की डेट में नई एक पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हुई है, मैं आगे आपको बताऊंगा, डील करूंगा उसके बारे में। मतलब कम्युनिटी सर्विस की एक पनिशमेंट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब कि अगर कोई भी आप पेटी ऑफेंसेस कर रहे हो ना, छोटे मोटे अपराध अगर करते हो, वहाँ लिस्ट दी है 6 ऑफेंसेस की, 6 ऑफेंसेस है जिनकी लिस्ट दी हुई है, मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर आप वो वाले ऑफेंसेस करते हो तो वहां पे आपको कोर्ट कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट दे सकता है। मतलब यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, और यू हैव टू डू सम बेनिफिट, डू सम एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी फॉर विच यू विल नॉट बी पेड। आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, मगर आपको सोसाइटी के हित के लिए, बेनिफिट के लिए काम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। ये भी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाया गया है और बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप कि अगर छोटे मोटे अपराध कर रहे हो तो आपको इस फॉर्म में पनिशमेंट दे दी जाए, इंस्टेड ऑफ आपको पीछे जेल के पीछे आपको भेजा ना जाए, ठीक है, सो दैट आप सुधर जाइए, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट होती है ये होती है। मगर सर जो सिविल लॉज होते हैं, जो सिविल मैटर्स होते हैं, यहाँ पे जो पनिशमेंट्स होती है, यहाँ पे पनिशमेंट्स नहीं बोलते, यहाँ पे जो रेमेडी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस होती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन होती हैं। समझ आ रहा है? जितना आपको नुकसान होता है उसकी भरपाई कराई जाती है। कोर्ट आपको बोलता है दैट यू हैव टू कॉम्पनसेट दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ आपने कुछ गलत किया है। समझ आ रहा है? जिसके साथ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है या कुछ और भी करा है, तो सिविल केसेस वाले हैं तो वहाँ पे आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, डैमेजेस देने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? मगर क्रिमिनल लॉज में पनिशमेंट्स मिलती हैं। क्लियर है? चलिए, और इसके बाद जो कोर्ट सिस्टम होता है वो कोर्ट सिस्टम यहाँ पे अलग होता है, ठीक है। जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट्स का जो ट्रायल्स है, वो आपका क्रिमिनल लॉज के लिए एकदम अलग है, सिविल लॉज के लिए एकदम अलग है। समझ आ रही है? क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता है समझ? तो भैया बेसिक चीज़ है, सो दैट आपको पता हो, क्योंकि भाई हम लोग क्रिमिनल लॉ डील करने वाले हैं, आपको पता तो चले कि भाई सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस होता है। और ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया भी हुआ है, सिविल रॉन्ग वर्सेज क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब देखिए, मैं हल्का सा रीड करा दे रहा हूँ आपको, सुन लो। सिविल रॉन्ग मीन्स, क्या आपकी बुक में भी डाला हुआ है, मैंने बुक में डाल दिया है। सिविल रॉन्ग मीन्स टू अ रॉन्गफुल एक्ट, ऐसे रॉन्गफुल एक्ट है दैट इन्फ्रिंजेस, क्या इन्फ्रिंज कर रहे हैं, द प्राइवेट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इन्फ्रिंजेस मतलब हर्ट करना, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, हर्ट कर रहे हो। ऐसे रॉन्गफुल एक्ट्स है, ऐसे गलत आपके एक्ट हैं जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले के प्राइवेट राइट्स को आप हर्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है? मेरा अधिकार है अपने घर में रहने का, है कि नहीं है? आप लोग का अधिकार है कि नहीं है भाई साहब, बताइए। हाँ, है। मगर आपके घर में कोई कब्जा करके बैठ जाए, ट्रेसपासिंग अगर करे तो भाई सही है। आपके घर की आपकी पार्किंग है, ठीक है, वहां पे आके कोई अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाए तो भाई आपके राइट हर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताइए। सर हम तो दिल्ली वाले हैं सर, हम तो लड़ जाएंगे, उसकी गाड़ी में स्क्रैच मार देते हैं सर, हम तो, हमसे और सर ज़्यादा खड़ी करेगा गाड़ी हमारे घर के बाहर, सर हम तो सर क्या कर देते हैं सर, हमने तो सर उसका शीशा ही तोड़ देना है फिर। होता है, होता है, क्योंकि आपकी प्राइवेट, बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, कोर्ट बैठा उसके लिए, आप वहाँ पे जाइए, केस फाइल करिए अपना, ठीक है। समझ आ रही है? ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो भाई आपस में लड़ झगड़ हो लोगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो सिविल रॉन्ग का मतलब क्या हो रहा है सर, जहाँ पे प्राइवेट राइट्स हर्ट होती है किसी पर्सन की। और क्राइम का मतलब देखिए क्या हो रहा है, क्राइम इन कॉन्ट्रास्ट, क्राइम जस्ट अपोजिट है सिविल के। मतलब इज एन एक्ट, ऐसा एक्ट है दैट इन्वॉल्व द राइट ऑफ सोसाइटी, देखिए राइट ऑफ किसकी, सोसाइटी, और द पब्लिक एज अ होल, जहाँ पे किसकी, राइट ऑफ सोसाइटी और पब्लिक एज अ होल हर्ट होती हैं। इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट, ये ऐसा एक्ट होता है दैट थ्रेटन्स और डिसरप्ट्स द पीस। थ्रेटन्स मतलब डराता है। अब आपने चोरी करी तो बगल वाले भी घबरा जाते हैं, मर्डर हुआ, रेप हुआ, बगल वाले भी घबरा जाते हैं कि आज इसका नंबर तो कल क्या पता हमारा नंबर। समझ आ रहा है? और सोसाइटी में जो पीस है वो भंग किया आपने, समझ आ रहा है, डिस्टर्ब करी आपने। समझ आ रही है? तो ये ऐसे एक्ट होते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, पीस एंड ऑर्डर को आप क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कैसे, ये क्राइम, क्रिमिनल रॉन्ग्स सब होते हैं। अब सिविल रॉन्ग्स में देखिए क्या है, सिविल रॉन्ग्स में इफ अ पार्टी इज कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग, अगर पार्टी ने क्या करा है, सिविल रॉन्ग करा है, देन ही विल हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। मैंने अभी आपको बता दिया, कॉम्पनसेट करना पड़ता है, ठीक है, डैमेजेस देने पड़ते हैं बाय वे ऑफ डैमेजेस। मगर यहाँ पे अगर आप क्रिमिनल रॉन्ग्स अगर आप करते हो तो सर यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगी, यू विल बी पनिश्ड बाय द वे ऑफ डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, एज द केस में भी, जैसा ऑफेंस होगा उसके हिसाब से पनिशमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऑफेंस वैसे वैसी पनिशमेंट्स होती हैं।
इम्प्रिजन फॉर स्पेसिफिक टर्म एक्सेप्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे और भी चीज़ें हैं। वो फीचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, फाइन्स भी होते हैं, और आपका एक नई सर्विस कम्युनिटी सर्विस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्लियर है? एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। टॉट्स, ठीक है, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। टॉट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। सब मैंने वही चीज़ डाली है, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल क्राइम्स का ले लो, मर्डर, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, डकैती एक्सेट्रा। बहुत से और भी क्राइम्स है, उसके बारे में तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये दो तरह के केस होते हैं और इनके लिए दो अलग अलग कानून बनाए गए हैं। सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं। आता है समझ? क्लियर है? क्लियर है? अब एक और चीज़ सुनो, एक और चीज़ सुनो। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। और मैं देखो, जब भी मेरी क्लास आप लो, कोई भी क्लास आप पढ़ो, मेरी कोई भी लेक्चर्स आप पढ़ो, तो ये समझ के बैठ, देखो अपना खाली ग्लास लेके बैठो। खाली ग्लास मतलब ये नहीं कि खाली ग्लास बैठो मैं पानी डालने आ रहा हूँ। खाली ग्लास मतलब अपने माइंड को एकदम खाली करके उस समय बैठना है आपको। आपको क्या करना है? नॉलेज लेनी है। ये नहीं सोचना है कि सर मुझे तो आता है, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो आता है, भाई साहब, कभी कोई नहीं सिखा सकता आपको फिर, ठीक है। ये भी मुझे भी बताया था, मेरे टीचर ने मुझे ही बताया था कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो एकदम एम्प्टी माइंड लेके बैठो कि भाई मुझे नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं, अगर आपको आती भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज़ होगा, ठीक है। समझ आ रही है? तो देखिए, और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सुनो। अब और चीज़ सुनो ध्यान से, ये भी है, सुनो। लॉज़ जो हैं 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले मैंने आपको बोला कि भई 2 लॉ का नेचर होता है, सिविल और क्रिमिनल। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो जो लॉ होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सब्सटैंटिव लॉज़ होता है, और एक आपका होता है प्रोसीजरल लॉज़ होता है। लॉज़ कैसे? एक होते हैं सब्सटैंटिव लॉज़, एक आपके होते हैं प्रोसीजरल लॉज़ होते हैं। और चाहे सब्सटैंटिव हो, चाहे प्रोसीजरल हो, ये 2 तरह के होते हैं। इनका नेचर दोनों होता है। इनका नेचर दोनों होता है। चाहे सब्सटैंटिव हो, चाहे प्रोसीजर, ये दोनों का नेचर क्या होता है? ये दोनों सिविल भी होते हैं और ये दोनों क्रिमिनल भी होते हैं। समझ आ रहा है? ये सिविल भी होते हैं और ये क्रिमिनल भी होते हैं। अब आपको ये पता है कि सर अगर सिविल होगा तो वो सर सिविल मैटर को डील करेगा, और अगर क्रिमिनल हो तो क्रिमिनल मैटर को डील करेगा। समझ आ रहा है? तो मतलब एक तरह से अलग तरीके से बोल सकता हूँ, चाहे लॉ सर सिविल हो, चाहे लॉ सर क्रिमिनल हो, दोनों सर सब्सटैंटिव भी होंगे, दोनों भी सर क्या होंगे? प्रोसीजरल होंगे। अब सर सब्सटैंटिव का मतलब क्या? सब्सटैंटिव का देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, पीएनएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? आपके सब्सटैंटिव लॉज है। मतलब सर, मतलब सब्सटैंटिव लॉज देखिए क्या होता है। अगर सब्सटैंटिव लॉज में सिविल वाले बात करूं, वैसे तो मैंने सीपीसी में सब बताया हुआ है। अगर सब्सटैंटिव लॉज की बात करूं तो सब्सटैंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं, अगर सिविल की खाली बात करें तो ऐसे होते हैं जो कि आपकी राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है, आपको ये बताते हैं। समझ आ रहा है? आपको ये बताते हैं सब्सटैंटिव लॉ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सिविल लॉ है, ठीक है, और इसका नेचर कैसा है? ये सब्सटैंटिव लॉ है। मतलब अब ये आपको एक्ट क्या बताएगा कि भैया अगर कोई भी पर्सन आपके साथ ब्रीच करता है देन उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो और आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ये बताता है। मतलब आपका अधिकार आपको बता रहा है। समझ आ रहा है? आपका अधिकार, आपका राइट क्या है, ठीक है। आपकी ड्यूटीज क्या है? आप देखोगे बहुत से लॉज होते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ड्यूटीज बताता है, आपकी ऑब्लिगेशंस बताता है, आपकी लाइबिलिटी, अगर आपने ऐसा किया देन यू विल बी लायबल फॉर दिस, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी बताता है। समझ आता है? ये कैसे है? ये सिविल वाले सब्सटैंटिव लॉज हैं। और क्रिमिनल वाला सब्सटैंटिव लॉ जो आपका है वो है आपका बीएनएस, जो हम ही डील करने जा रहे हैं आगे। वो कौन सा है? बीएनएस। तो ये जो बीएनएस वाला है ये क्या बताता है? ये आपकी बताता है, क्या बताता है? ये बताता है कि कौन कौन से एक्ट्स ऑफेंसेस हैं, किनको हम ऑफेंस बोलेंगे और उसकी क्या क्या सजाएं हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं आगे डील करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। और उसी के तरीके से 2 तरीके के प्रोसीजरल लॉज होते हैं, वो होता है सिविल और क्रिमिनल। प्रोसीजरल लॉज किस लिए होते हैं? प्रोसीजरल लॉज होते हैं कि अगर आपकी कोई भी राइट्स हर्ट हो रही हैं, ठीक है, कोई भी राइट्स आपकी हर्ट हो रही हैं, अब आपको सामने वाले से गुड्स मिलना चाहिए था, अब आपका रहने का अधिकार है घर पे मगर कोई ट्रेसपासिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपकी राइट्स क्या हो रही है? हर्ट हो रही हैं। समझ आ रहा है? राइट्स क्या हो रही है? हर्ट हो रही है। तो उसके लिए प्रोसीजरल लॉज बनाए गए हैं कि अगर आपकी कोई भी राइट्स हर्ट होती हैं तो अपनी राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। और जब आप कोर्ट में जाओगे, अब जब कोर्ट में जाओगे तो अगर आपका सिविल केस है तो कोर्ट क्या फॉलो करेगा? सिविल लॉ फॉलो करेगा। समझ आ रहा है? और अगर क्रिमिनल केस आपका है तो कोर्ट में क्या फॉलो करेगा? क्रिमिनल लॉ फॉलो करेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर्स फॉलो करेगा।
समझ आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसीजरल लॉज, एक आपका सीपीसी है जो कि सिविल को डील करता है, और आपका बीएनएसएस है जो डील करता है क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, समझ आ रहा है? तो मतलब क्या हो रहा है, अगर आपका सब्सटैंटिव लॉज को देखें तो सब्सटैंटिव लॉज आपकी राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, अलग अलग ऑफेंसेस या पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। मगर जो प्रोसीजरल लॉज है वो क्या करता है, वो आपको बताता है कि अगर ऐसा हो गया, अगर आपके राइट्स हर्ट हो गए, अगर आपके साथ किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है, क्राइम कर दिया है, तो उसको एनफोर्स कराने के लिए या उस पर्सन को पनिश कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है या कोर्ट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, वो दिया है इधर। सिविल के लिए सीपीसी है और क्रिमिनल मैटर्स के लिए है बीएनएसएस। आता है समझ? क्लियर है? समझ आ रहा है? सिविल वाले के बारे में मैंने बहुत से अच्छे से सीपीसी में पढ़ाया हुआ है। अब हमारा पूरा फोकस है क्रिमिनल मैटर से, और क्रिमिनल मैटर्स के लिए आपकी अगली स्लाइड ये है। ये देखिए, अब आते हैं, मैं डील करने वाला हूं क्रिमिनल वाला। अब क्योंकि हम लोग क्रिमिनल लॉज पढ़ने जा रहे हैं तो क्रिमिनल का बात सुनिए। देखिए, अब क्रिमिनल लॉज की अगर बात करी जाए तो क्रिमिनल लॉज में जो हमारा सब्सटैंटिव लॉ है वो है हमारा बीएनएस 2023। ये हमारा सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ है मतलब ये सर जो बीएनएस है, ये बीएनएस क्या बताता है, ये जो बीएनएस है ये क्या बताता है सर? जो बीएनएस है इसको सब्सटैंटिव इसलिए बोला जाता है सर, ये जो बीएनएस है ये हमको ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस। इसको सब्सटैंटिव लॉ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ऐसा कानून है, बीएनएस ऐसा कानून है, भारतीय न्याय संहिता ऐसा कानून है जो अलग अलग ऑफेंसेस को डिफाइन करता है कि भैया आपने अगर ये काम किया तो ये आपने ऑफेंस कर दिया। समझ आया? आपने चाकू लिया, किसी को मार दिया, तो उसको डिफाइन कर दिया कि सर ये मर्डर है। समझ आ रहा है? क्लियर है? आप लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर साजिश करी है बैंक में लूटने की, तो मतलब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, और बैंक को लूट रहे हो तो रॉबरी है। समझ आ रहा है? तो मतलब आपको ये क्या करा, डिफाइन करता है अलग अलग ऑफेंसेस को। मतलब आपने अगर ये एक्ट किया तो इसको हम ये ऑफेंस बोलेंगे। ये कहाँ लिखा है? बीएनएस में। और साथ साथ और साथ साथ में क्या बताता है कि वो जो ऑफेंस के बारे में डिफाइन कर रहा है उनकी अलग अलग पनिशमेंट्स भी बताता है। ये क्या बताता है? उनकी अलग अलग पनिशमेंट्स भी बताता है। समझ आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ सर, बीएनएस क्या बता रहा है? बीएनएस दो चीजें बता रहा है बस। या तो ये बता रहा है कि कौन कौन से एक्ट्स या ओमिशंस जो हैं, जो चीज आप कर रहे हो वो ऑफेंस है या नहीं है, इसके बारे में बताता है। और साथ में ये बताता है कि सर अगर ये आपने काम किया तो इसकी सजा क्या है, बस ये बताया। क्या इससे काम हो जाएगा? क्या इससे काम हो जाएगा? हाँ बताइए भाई, इससे काम हो जाएगा? नहीं सर, इससे तो काम हो ही नहीं सकता, इससे तो काम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि सर इसने तो खाली बता दिया हाँ ये काम किया है तो सर ये ऑफेंस है और इसकी सजा ये है। भाई साहब सजा मिलेगी कैसे? सजा मिलेगी कैसे बंदे को जिसने गलत काम किया है, जिसने अपराध किया है, जो ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस किया है, जिसने चाकू मारा है, जिसने डकैती डाली है, जिसने चेन स्नैच किया है, हाँ उसको सजा कैसे मिलेगी? ये तो नहीं लिखा बीएनएस के अंदर, ये तो चीजें नहीं लिखी। तो इसके लिए प्रोसीजरल लॉ बनाया गया है। समझ आ रहा है? इसके लिए क्या बनाया गया? प्रोसीजरल लॉ बनाया गया। और प्रोसीजरल लॉ जो हमारा है उसका नाम है बीएनएसएस, बीएनएसएस 2023। समझ आ रहा है? तो ये जो बीएनएसएस है ये प्रोसीजर्स बताता है, ये प्रोसीजर्स बताता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या होगी, सजा दी जाएगी। तो इसमें पूरा प्रोसीजर्स लगा है। मतलब आपको बताऊं, जिस दिन अपराध हुआ, जिस दिन क्राइम हुआ, वहां से लेकर जब तक सजा नहीं हो जाती है तब तक बीच में जितना भी प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे वो प्रोसीजर्स पुलिस ऑफिसर्स यूज करे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में या एक्सेप्ट्रा इंक्वायरी में जो भी करे, या तो उसके बाद इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी कोर्ट करता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अपनी, ठीक है। तो वह मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी प्रोसीजर्स यूज हो रहा है आफ्टर द कमीशन ऑफ अ क्राइम एंड टिल द पनिशमेंट इज गिवन, मतलब आज की डेट में कोई ऑफेंस हुआ, आज की डेट में कोई मर्डर हुआ, आज की डेट में कोई चेन स्नैचिंग हुई, आज की डेट में अगर कोई डकैती हुई, आज की डेट में अगर कोई रेप हुआ, समझ आ रहा है, तो आज की डेट में कोई ऑफेंस हुआ है, समझ आ रहा है, वहां से लेकर अब तुरंत तो सजा हो नहीं जाती, आज ऑफेंस हुआ आज ही सजा हो जाती है क्या अपराधी को? ये तो होता ही नहीं सर, नहीं होता ना। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ऑफेंस हो गया,
ऑफेंस की सजा भी लिखी हुई है बीएनएस के अंदर कि हाँ भाई अगर आप ये काम करते हो, आप मर्डर करते हो तो इसके लिए डेथ पेनल्टी है, इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये लिखा हुआ है, इतना लिख दिया बीएनएस के अंदर। मगर सर अपराधी को जिसने मारा है, जिसने डाका डाला है, सर उसको सजा कैसे होगी? उसको सजा कैसे होगी सर? उसको सजा कराने के लिए प्रोसीजर लॉ बनाए गए। तो मतलब क्या है, जिस दिन ऑफेंस हुआ वहां से लेकर कहां तक, जब तक पनिशमेंट नहीं मिल जाती तो तब तक जितने भी प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स यूज कर रहा हो, चाहे वो कोर्ट में यूज हो रहे हैं प्रोसीजर्स, ठीक है, समझ आ रहा है कि इस दिन आपको कोर्ट में अपीयर करना पड़ेगा, इतने दिन में आना पड़ेगा, कोर्ट का इतने दिन फैसला आएगा, फिर समन आएगा, वारंट, बहुत सी चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब हम लोग पढ़ेंगे ना बीएनएसएस तो वहां पे बहुत सी चीजें आप पढ़ोगे, क्लियर है? तो जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कोर्ट फॉलो करता है, जो कि पुलिस ऑफिसर सब फॉलो करते हैं, वो प्रोसीजर्स कहाँ दिया गया है सर? वो प्रोसीजर दिया गया है बीएनएसएस में दिया गया है। समझ आ रही है? क्लियर है? तो जो हमारा लॉ है, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो दो पार्ट में है, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल। तो सब्सटैंटिव लॉ जो हमारा है दैट इज बीएनएस, जो हमारा है वो सब्सटैंटिव लॉ है, क्लियर है? तो कि बताता है अलग अलग पनिशमेंट, ऑफेंस के बारे में बताता है, उसकी पनिशमेंट्स, और साथ साथ में जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है वो है हमारा बीएनएसएस। आपका प्रोसीजर लॉ वो अलग अलग प्रोसीजर्स बताता है कि किस तरीके से सामने वाले पर्सन को पनिशमेंट एंड ऑल मिले। समझ आती है कि नहीं आती? क्लियर है? बताइए भाई। अब बीएनएस के देख लीजिए, बीएनएस के अंदर देयर आर टोटल 358 सेक्शंस हैं, ठीक है, 358 सेक्शंस इसके अंदर है। पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे आईपीसी में, मगर यहाँ पे 358 है, कम कर दिया, सेक्शंस कम नहीं कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसा, नंबर्स कम हो गए, ठीक है, मगर क्या कर दिया है, एक ही सेक्शंस के अंदर आपके सब सेक्शंस बना दिए गए हैं बहुत से। अब समझ आ रहा है? पहले क्या होता था, एक ऑफेंस के लिए चार चार सेक्शंस होते थे, क्लियर है? एक ऑफेंस में चार चार पांच पांच सेक्शंस होते थे, ठीक है। पहले जैसे चीटिंग ऑफेंस होता था ना, चीटिंग वाला, तो वहाँ पे सेक्शन 4 नंबर 415 से 420 तक होता था, मगर आज की डेट में ऐसा नहीं है, क्लियर है? आज की डेट में क्या कर दिया, सब कंसोलिडेट कर दिया है। समझ आ रही है? तो बहुत से ऐसे चीजें हैं। अब हम लोग को क्या करना, हम लोग को तो नया पढ़ना है भाई, हमसे पुराने से कोई मतलब है ही नहीं। और वैसे ही बीएनएस आपका आ गया, बीएनएस में देर आर टोटल 531 सेक्शंस, और इसके अंदर दो अलग अलग शेड्यूल्स भी है, और शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे शेड्यूल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, शेड्यूल्स के बारे में अभी मैं बताता हूँ आगे आके। आप क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? अब इधर आइए, देखिए, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस। ये क्या है, ये बीएनएस क्या बताता है? बीएनएस क्या बताएगा, देखिए भाई, बीएनएस क्या बताएगा, तब बीएनएस बताएगा हमको, डिफाइंस द एक्ट, ये डिफाइन क्या करेगा, अलग अलग एक्ट को, विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ये डिफाइन करता है अलग अलग एक्ट्स को, ये अलग अलग एक्ट्स के बारे में बताएगा। एक्ट्स मतलब जो आप काम कर रहे हो, कि ये पर्टिकुलर आपकी एक्टिविटी या जो एक्ट ये ऑफेंस है या नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है? ये डिफाइन करता है एक्ट को एज एन ऑफेंस, और उसके बाद लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर द सेम। अगर आपने पर्टिकुलर अपराध किया है, पर्टिकुलर एक्ट किया, और उस एक्ट को बीएनएस बोलता है कि भाई ये अगर आप एक्ट करते हो इसको हम ऑफेंस मानते हैं और इसकी ये सजा है, ये बीएनएस बताता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? कौन सा एक्ट ऑफेंस है वो बीएनएस बताता है, और उस पर्टिकुलर ऑफेंस की क्या सजा है वो बीएनएस बताता है, दैट्स इट, इतना ही बताता है। मगर उस पर्सन को सजा कैसे होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये बीएनएस नहीं बताता, ये बात करता है बीएनएसएस। उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं, वो भी हल्का सा बताता हूं मैं। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब सर क्या है, ये एक्ट का मैं एग्जांपल्स दूं थोड़े आपको, इसके एग्जांपल्स दे दूं थोड़े, कि बीएनएस क्या बता रहा है। देखो थोड़ा एग्जांपल सुनो, मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो, इधर सुनो, थोड़ा एग्जांपल ले लो। अच्छा चलिए, बहुत बेसिक सा बताता हूँ, जैसे मैं अभी अलग अलग नाम ले रहा था, सुनिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, चलो एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल ये लो आप। चलिए देखिए एग्जाम्पल में आइए। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे एक, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है, ये क्या करते हैं, रात में मिस्टर सी के घर जाते हैं। क्या कर रहे हैं ये, मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, मैं लिख दूं, आप भी लिखना हो लिख लो, साथ साथ बना लो, साथ साथ बना लो, लिख लो।
देखिए ये क्या कर रहे हैं, मैं देखो लिख रहा हूँ मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। रात में मिस्टर सी के कहाँ जा रहे हैं, घर जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं, घर जाते हैं। एंड वहां से उसका टीवी, उसका फ्रिज हो गया, उसका माइक्रोवेव हो गया, और उसकी ज्वेलरीज हो गई, ज्वेल्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी वॉशिंग मशीन हो गई। लो भाई और बताओ और क्या लिख दे। उसकी वॉशिंग मशीन, ये सब क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा लिख देता हूँ। ये जितने भी आपके उसके सामान हैं चुपचाप वहां जाते हैं और ले आते हैं। तो भाई ले आते हैं। क्या हो रहा है, मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या करते हैं, चुपचाप मिस्टर सी के घर जाते हैं। मिस्टर सी आराम से चैन की नींद में सो रहा था और ये चुपचाप उसके घर में रात को जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने इंतजाम करा हुआ था किस तरह से अंदर एंटर करना है। देखते हैं मिस्टर सी आराम से सो रहा है, गहरे भैया खराटे ले रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चुपचाप जाते हैं, धीरे धीरे से सामान उठाते हैं और सामान लेके फरार। अब आप मुझे बताओ मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या कोई गलत काम किया है कि नहीं सर, बहुत अच्छा काम किया है, बताइए। बोलिए 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 भाई, गलत काम किया है कि नहीं सर, बहुत बढ़िया काम किया है ये तो सर। बताइए कोई गलत काम किया। अब इन्होंने पहले एक बात मुझे एक बात बताओ, कोई इन्होंने एक्ट किया है, एक्टिविटी करी है कि नहीं करी कोई, यस सर एक्टिविटी करी। अब ये जो एक्टिविटी इन्होंने करी है, इस एक्टिविटी को बीएनएस में बोला गया है चोरी। समझ आया, बीएनएस में क्या बोला गया, चोरी मतलब थेफ्ट। कि अगर आप चुपचाप किसी के घर गए, बिना उसको परेशान किए, बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए, बिना उसको मारे पीटे धमकाए, बिना कुछ करे, आप चुपचाप वहां से सामान लेके निकल जाते हो, ठीक है, तो इस एक्ट को हम बोलते हैं, इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, जो ये एक्ट हुआ इसको डिफाइन किया गया है एज अ थेफ्ट। समझ आ गया, थेफ्ट का मतलब चोरी, इसको डिफाइन किया है चोरी का तरह डिफाइन किया है। ये हम लोग थेफ्ट का प्रोविजन पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको भी हल्का हल्का बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स खाली दे रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं थेफ्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका डिफाइंड है, सेक्शन नंबर मैं लिख देता हूँ, वैसे हम लोग पढ़ेंगे 303 से लेकर सेक्शन नंबर 307 ऑफ बीएनएस में इसके बारे में लिखा है, और साथ साथ इनकी पनिशमेंट भी डिफाइंड है। समझ आ रहा है, एक्ट भी बताया गया है, साथ साथ पनिशमेंट भी इसकी वहां पे लिखी हुई है। तो क्या बताया बीएनएस ने, बताइए बीएनएस ने क्या बताया। मैं अभी बीएनएस की बात कर रहा हूँ, बीएनएस की बात नहीं कर रहा। मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ बीएनएस वाले भी दे रहा हूँ। तो बीएनएस ने क्या बताया, आपने करा एक्ट, आप अपना नाम ना लो, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने करा एक्ट, ठीक है, एक्टिविटी करी। तो बीएनएस ने क्या बता दिया कि भैया ये एक्ट को हमने क्या बोला है, थेफ्ट, और इसकी सजा ये है, ये लिखा है उसके अंदर। समझ आ रहा है, क्लियर है। ये बताया बीएनएस ने, देखिए हमने यही पढ़ा था ना, बीएनएस क्या बता रहा है, डिफाइंस द एक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, हाँ भाई चोरी है, और साथ में उसकी पनिशमेंट, ये बताता है बीएनएस, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं बताता बीएनएस। समझ आ रहा है, आगे आइए। अब अच्छा इसी को और बढ़ा देते हैं, इसकी और बढ़ाता हूँ मैं। अब सुनो, इसी को सिचुएशन हल्की सी चेंज कर देता हूँ। अब क्या हुआ, इसी को फर्दर इंक्रीज लेके जा रहा हूँ आगे। मिस्टर ए और मिस्टर बी अब क्या कर रहे हैं, देखो सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सिचुएशन 2। अब क्या हो रहा है, यही मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर सी को, मिस्टर सी के घर जाते हैं और क्या करते हैं, मिस्टर सी को मारते हैं। लो भाई, क्या करते हैं, मारते हैं और सामान ले जाते हैं। सामान जितना भी ये सब है ना, जितना भी ऊपर लिखा था, सामान ले जाते हैं। लो, मारते पीटते हैं, ठीक है, और ऐसा मारते हैं, और ऐसा मारते हैं कि जिससे भाई क्या हो रहा है, पहली बात तो मार रहे हैं, और ऐसा मार सकते हैं जिससे भाई क्या पता उसकी डेथ हो जाए। अरे बाप रे बाप, ये भी हो सकता है। समझ आ रहा है, क्या पता भाई ऐसा मारते हैं जिससे उसको हर्ट हुआ हो, चोट पहुंचाई हो, या तो भाई, या तो भाई उसको क्या करते हैं, मार नहीं रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। समझ आ रहा है, डरा रहे हैं धमका रहे हैं, क्या मतलब, फियर दे रहे हैं, फियर ऑफ डेथ और हर्ट, कि भाई साहब चुपचाप बैठ जा, चाकू निकाल ली उन लोग और बोल दिए चुपचाप बैठ जा, अगर तूने कुछ भी परेशान किया हम लोग को तो यहीं के यहीं चाकू अंदर डाल दूंगा। समझ आ रही है, क्लियर है, जान से मार दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, जो भी है, इन लोग ये बोल रहे हैं। समझ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिस्टर सी को क्या कर रहे हैं,
मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या तो उसकी मार ही डालते हैं जान से, या तो भाई उसको डराते हैं धमकाते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग केसेस हो, कुछ भी हो सकते हैं। और उसके बाद उसका सामान लेके जाते हैं वहां से, उसके बाद उसका सामान लेने जाते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जो ऊपर आपने बोला था ना रॉब, ये हो रहा आपका थेफ्ट, यहाँ पे हेयर थेफ्ट, जो थेफ्ट था कन्वर्ट इनटू रॉबरी, इसको बोल देते हैं ये रॉबरी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, रॉबरी हुई है, हिंदी में इसको बोलते हैं लूट, क्या हुई है, रॉबरी हुई है। देखो थर्ड थेफ्ट ही है जो कन्वर्ट हो गया किसमें, रॉबरी में। बस थेफ्ट में क्या था, थेफ्ट में कुछ भी नहीं था, खाली बस चुपचाप जाके सामान लेके आ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सामने वाले पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे हैं कुछ ना, ठीक है, मार पीट रहे हैं या उसको डरा धमका रहे हैं, और उसके बाद सामान लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे थेफ्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रॉबरी में, ठीक है। और ये जो है, ये जो थेफ्ट और रॉबरी कन्वर्ट हो गई, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो पनिशमेंट है, वो दी गई है सेक्शन नंबर 309 ऑफ बीएनएस। अब इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन एंड पनिशमेंट जो इसकी है, ये कहाँ पे है, सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस में लिख दी। अब बताओ, देखिए हल्का सा चेंज हुआ उसके अंदर, दोनों में सामान लेके ही जा रहा है, मगर एक में क्या था, शांतिपूर्वक था, ठीक है, पीसफुली था, बिना पता लगे दिया करके ले गए। मगर दूसरे में क्या पता भाई मिस्टर सी उठा हो, या भाई आप अपना सामान वामान पैक कर रहे थे वहां से ले जाने के चक्कर में, तो आवाज आ गई और उसकी नींद खुल गई, वो आपके पास सीधा आया, आपने उसको सीधा पिस्टल उसके ऊपर तान दी, बैठ गया चुपचाप, नहीं तो यहीं के यहीं कहानी खत्म हो जाएगी तेरी, या तो खत्म कर ही दिया आपने, समझ आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रॉबरी, ठीक है। अब रॉबरी के साथ साथ तो भाई साहब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्या पता रॉबरी के साथ आपने डेथ भी कॉज कर दी, तो उसकी पनिशमेंट अलग है। सिर्फ सिंपल रॉबरी है, डरा धमका के आप रॉबरी कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट अलग है, तो इसकी पनिशमेंट्स बहुत सी अलग अलग है, ये सब चीज़ें हम लोग डील करेंगे आगे, सब करेंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सेक्शन जो 309 ऑफ बीएनएस है, इसने क्या बताया है कि अगर आप ऐसा एक्ट करते हो, कैसा एक्ट, कैसा एक्ट, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, मारते हो, पीटते हो, और उसके बाद अगर चोरी करते हो तो उसको हम रॉबरी बोलेंगे, और इसकी सजा ये है, लिख दिया। ये कौन बता रहा है, बीएनएस। समझ आ रही कि नहीं आ रही, देखिए सिंपल सा चीज है, यही सब बीएनएस में लिखा हुआ है, ये सब बीएनएस बताता है। और आपको एग्जांपल और दूं, इसी का एग्जांपल और ले लो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लो। देखिए एग्जांपल एक और, जैसे जब भी अगर 5 और 4 पर्सन, अगर 5 या 5 से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं, देखिए जैसे 5 और 5 से ज्यादा पर्सन है, इन्होंने क्या करा, जैसे मिस्टर ए को रास्ते में रोका, ठीक है, स्टॉप ऑन द वे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिस्टर ए को रास्ते में रोका, स्टॉप ऑन दी वे, मिस्टर ए को रास्ते में रोका, और क्या किया इन्होंने, कमिट करा और अटेम्प्ट किया, क्या, अटेम्प्टेड टू रॉबरी। ये भाई रॉबरी क्या होता है आपको पता है, ठीक है, मगर यहाँ पे बस एक चीज चेंज हो गई, 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, मतलब अगर 5 से कम लोग हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप चोरी वाला काम करते हो कुछ भी, तो उसको बोलते हैं रॉबरी। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं और रॉबरी अगर कमिट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, इस एक्ट को बोल देते हैं, इस एक्ट को बोल देते हैं डकैती, इसको डकैती बोला जाता है। ये हो भाई, मतलब अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट कर रहे हैं, रॉबरी तो यही थी, रॉबरी तो यही थी, समझ आ रहा है, किसी को मार पीट के सामान छीन के लेके जाना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 या 5 से ज्यादा लोग थे, मिस्टर ए रास्ते में आ रहा था, पकड़ा उसको, मारा पीटा अच्छे से, जितना सामान उसके पास था सब उससे लूट के चले गए, समझ आ रहा है, तो रॉबरी है। अगर 5 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो इसको, इस एक्ट को डिफाइन कर दिया अलग तरीके से, इसको बोल दिया गया सर दिस इज एन एक्ट ऑफ डकैती, और इसके बारे में जो भी इसकी पनिशमेंट एंड ऑल है, या इसकी जो भी डेफिनेशन एंड ऑल है, डिफाइन एंड पनिश्ड, ये कहाँ पे हो रहा है, अंडर सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस, ये इसके अंदर है। तो बीएनएस क्या बता रहा है सेक्शन 310 के अंदर, कि आप लोग अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करते हैं किसी के साथ, इसको हम रॉबरी नहीं बोलेंगे, इसको हम डकैती बोलेंगे, और इसकी सजा अलग है, समझ आ रहा है, इसकी सजा और अलग है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी आप देखो बीएनएस क्या बता रहा है, आप देख लीजिए, बीएनएस खाली अलग अलग
ऑफेंसेस बता रहा है और उसकी अलग अलग पनिशमेंट्स बता रहा है। क्लियर है? और भी ऐसे बहुत से ऑफेंसेस हो सकते हैं, एग्जाम्पल और दूं? जैसे एक आपको एक ऑफेंस बताता हूँ, देखो सुनो, जैसे एक ऑफेंस आपको बताता हूँ। एक बैंक की वैन होती है, जैसे आपने देखा होगा बैंक की वैन होती है, और वो बैंक से पैसा लेके जाती हैं एटीएम में फिलअप करने, होता है। अब बैंक की वैन निकली, ठीक है, बैंक से, अब एटीएम मशीन में वो जा रहा है, रास्ते में अभी उन लोग हैं और जा रहे हैं कहाँ पे, एटीएम में फिलअप करने। अब बैंक की जो वैन है फुल ऑफ मनी है, फुल ऑफ कैश है। अब कौन जा रहा है? एक ड्राइवर है साथ में और एक आपका साथ में गार्ड है, ठीक है, और वो वैन लेके जा रहे हैं। अब होता क्या है, रास्ते में गार्ड बोलता है कि भाई साहब 2 मिनट रुको, पानी पीना है, 2 मिनट रुको, ढाबे पे जाके पानी पी के आ रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, और क्या होता है, जो गार्ड है पानी पीने के लिए उतर जाता है। समझ आ रहा है? मगर तब तक क्या होता है, जो ड्राइवर होता है उसके मन में लालच आ जाती है और वो वैन लेके फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। बताइए भाई, कुछ गलत हो रहा है क्या? बताइए भैया, कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है गलत, या सही है? या सही है? एकदम सही कर रहा है ड्राइवर, बढ़िया काम किया, मौके का फायदा उठा लिया। सर, इस एक्ट को, ये किसका एक्ट, एक्ट ऑफ अ ड्राइवर, ये एक्ट ऑफ अ ड्राइवर को बोला गया है, डिफाइन करा गया है एज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस एक्ट को बोला गया है द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, की मतलब आपका एक भरोसा था बैंक के साथ, आपने उस भरोसे को तोड़ा है। उस भरोसे क्या करा है, तोड़ा। तो इस एक्ट को बोला गया है, दिस इज एन एक्ट विच इज कॉल्ड एज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसकी जो डेफिनेशन है, या इसके बारे में जो भी एक्ट बताया गया है और इसकी जो भी सजाएं हैं, ये सब सेक्शन नंबर 316 ऑफ बीएनएस में है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बीएनएस आप देखो क्या कर रहा है, आप देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीएनएस आप देखिए, अभी तक आपने क्या समझ आया आपको? अभी तक आपको ये समझ आ गया कि सर जो बीएनएस है, ये सिर्फ क्या बता रहा है सर, ये अलग अलग एक्ट के बारे में बता रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस है, साथ में उसकी सजा क्या है, बस इतना बता रहा है बीएनएस, के अलावा कुछ नहीं बता रहा बीएनएस। ये माइंड में रखिएगा, बीएनएस खाली ये चीज बताता है। तो सर उसके बाद सर दूसरा लॉ होता है, वो होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होता है कि अगर ये ऑफेंस हुए हैं तो सर उसके लिए जो भी प्रोसीजर्स हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब अप्लाई होता है, मतलब बीएनएस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? बीएनएस तो सर इसलिए अप्लाई हो रहा है, वो हमको ये बताता है कि अलग अलग पनिशमेंट्स क्या है और अलग अलग ऑफेंसेस कौन कौन से, खाली बीएनएस ही बताता है। तो सर बीएनएसएस कहाँ से लागू होगा, ये कब अप्लाई होता है, इसका क्या यूज है, अब ध्यान से सुनो। अब सर जो बीएनएसएस है, इट इज टू बी फॉलोड, जैसे मैंने आपको सब बता दिया, मगर मैं हल्का सा आपको लिख दे रहा हूँ सो दैट आपके नोट्स कर लूँ। टू बी फॉलोड कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से बताइए भाई, टू बी फॉलोड फ्रॉम, कहाँ से फॉलो होंगे? टू बी फॉलोड फ्रॉम द कमीशन, फ्रॉम दी, लिख लो साथ साथ, फ्रॉम दी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और क्राइम, ठीक है। मगर क्राइम वर्ड मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं ज्यादा, क्योंकि आज की डेट पे अगर देखा जाए तो बीएनएस में हर जगह ऑफेंस वर्ड यूज करा गया है, क्राइम वर्ड यूज नहीं किया गया। पहले होता था, पहले होता था क्राइम वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते थे, ठीक है, मगर आज की डेट में आप देखोगे बीएनएस के अंदर तो हर जगह वर्ड ऑफेंस यूज करा गया है, मतलब ऑफेंस का मतलब क्राइम हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो मतलब ये बीएनएसएस कब से अप्लाई होगा, कब से इसका रोल आएगा, मतलब जिस दिन से क्राइम हुआ है, कमिट हुआ है, जिस दिन से कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ है, ठीक है, एक्ट हुआ है, और तब से लेकर अंटिल, तब से लेकर अंटिल, कब तक लगेगा, अंटिल द सेंटेंस, until the sentence against the crime passed and the case is closed। कब तक अप्लाई होगा? जब तक पनिशमेंट नहीं हो जाती, सजा नहीं हो जाती है और केस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक, तब तक। तो मतलब एक तरह से देखा जाए सर, ये जो आपका बीएनएसएस है, ये यहां से लेकर यहां तक अप्लाई होता है, मतलब यहां से यहां से लेकर प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, बी फॉलोड, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, जो कि कहाँ दिए गए हैं, गिवन अंडर बी एन एस एस।
तो BNSS यहां अप्लाई होता है। समझ आ रहा है? कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जिस दिन ऑफेंस हुआ वहां से लेकर जब तक सामने वाले को सजा नहीं हो जाती और मैटर क्लोज नहीं हो जाता, तो बीच में जितना भी कानून लग रहा है, जो क्रिमिनल लॉ लगता है ना, वो आपका BNSS है। वहां पे BNS का कोई रोल नहीं होता। BNS का सिर्फ ये रोल है, ये बताना कि भाई साहब ये पर्टिकुलर काम जो इंसान ने किया है ये ऑफेंस है या नहीं है, ये बताता है, और साथ में बता देता है कि अगर ये ऑफेंस है तो उसकी सजा ये है। दैट्स इट, खत्म। BNS यही बताता है। BNS उसके बाद पूरा काम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, पूरा यही लॉ अप्लाई होता है। कोर्ट भी यही पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है जो उसके अंदर लिखा है, और पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो भी यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और इसके अलावा और भी अलग सी पब्लिक फंक्शनरीज हैं जो ये प्रोसीजर्स को यूज करती है। ठीक है, बहुत से फंक्शनरीज मतलब लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं बता देता हूँ। देखिए, दीज प्रोसीजर्स, जो भी ये प्रोसीजर्स है BNSS वाले, दीज प्रोसीजर्स आर टू बी फॉलोड, लिख लो, are to be followed by various functionaries, various functionaries under BNSS। अब ये जो प्रोसीजर्स दिए BNSS के अंदर ही, ये सिर्फ कोर्ट ऐसा नहीं खाली कोर्ट और पुलिस ही कर रही है, उसके अलावा और भी अलग अलग फंक्शनरीज हैं जिनको ये प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि लाइक अलग अलग कौन कौन से हो गया, मैंने नंबरिंग कर देता हूँ उसकी, रुकिए। कौन कौन है? पहला, पुलिस। सबसे पहले तो भैया पुलिस को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आएगी, सबसे पहले कंप्लेंट तो पुलिस के पास आती है, सबसे पहले खबर उसके पास आती है। समझ आती है? FIR एंड ऑल करता है, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल करता है, फिर फर्दर जाके चार्जशीट बनाता है, और फिर जाके कोर्ट के पास मैटर जाता है। पहला काम तो सर पुलिस का ही हो जाता है सबसे पहले। समझ आ रहा है? पुलिस हो गई। उसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मतलब सरकारी वकील जो होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आपके जो हो गए, ये कर रहे हैं। उसके बाद डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल का मतलब, डिफेंस काउंसिल मतलब जो कि डिफेंड कर रहा है पर्सन। देखो, एक आदमी होता है जो केस फाइल करता है, ठीक है, केस फाइल करता है, ठीक है, एक होगा केस फाइल करेगा, और एक होता है डिफेंस में। ठीक है, एक होता है डिफेंस में, तो डिफेंस वाला जो होगा जिसका केस केस फाइल हो रहा है, तो उसका भी तो वकील होता है ना, उसको भी तो फॉलो करने पड़ेंगे प्रोसीजर्स, कि नहीं करेगा? बताइए भाई, कि नहीं करेगा? बताइए। और उसके बाद कोर्ट सबसे बड़ा, लो भाई, कोर्ट को भी प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका प्रिजन अथॉरिटीज, तो प्रिजन अथॉरिटीज होती हैं जेल वाली, तो प्रिजन अथॉरिटीज होती, इनको भी प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं बहुत से। ठीक है, इनको भी प्रोसीजर, एक सब बाद मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट्रा, इसके अलावा और भी फंक्शनरीज होती हैं जिनको क्या करना पड़ता है, ये सब प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि इसके अंदर दिया है। समझ आ रहा है? और इन सब के आपको मैं बता देता हूँ, एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, इन सब के, इन सब की जो भी पावर्स हैं, इन सब लोगों के, एंड इन सब के जो भी फंक्शंस हैं, ये सब के सब मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है सर? मेंशन अंडर BNS। समझ आ रहा है कि पुलिस का फंक्शन क्या होगा, पुलिस की पावर क्या होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का, डिफेंस काउंसिल का, कोर्ट का, जेल अथॉरिटी के, इनके पावर्स क्या, इनके फंक्शंस, इनको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, कितने दिन में करना पड़ेगा, क्या टाइम फ्रेम है, सब कुछ कहाँ लिखा है? BNSS के अंदर लिखा हुआ है सर, इन सब के अंदर लिखा हुआ है। समझ आ रही है? तो सर BNS का काम क्या था, भारतीय न्याय संहिता का काम क्या था? खाली ये बताना कि पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस है और साथ में उसकी सजा क्या है। मगर BNSS का काम क्या है कि किस तरीके से आपको सामने वाले को सजा दिलानी है, तब तक ये लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, एक आपको लाइन और लिखवा देता हूं, रुको। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो BNSS का क्या काम है सर? इन शॉर्ट अगर बोलूं तो BNSS का काम क्या है, बेसिकली BNS क्या कर रहा है? इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो लिख लो, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, BNSS has been designed has been designed to create a legal machinery, एक लीगल मशीनरी क्रिएट कर रही है।
बीएनएस हैज बीन डिजाइन, बीएनएस को डिजाइन करा गया किस लिए? टू क्रिएट अ लीगल मशीनरी। किस लिए लीगल मशीनरी बनाई है? किस लिए सर? किस लिए लीगल मशीनरी? फॉर नंबर वन, फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये बीएनएस बताएगा हाँ भाई क्राइम हुआ है नहीं हुआ है। कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करती है, डिटेक्ट करती है कि हाँ भाई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल करके डिटेक्शन करती है क्राइम का, हाँ भाई क्राइम हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, दूसरा क्या होता है? डिस्कवर एंड अरेस्ट, डिस्कवर एंड अरेस्ट किसका? ऑफ सस्पेक्ट। जिसके ऊपर शक होता है उसकी डिस्कवरी करना और उसको अरेस्ट करना। समझ आ रही है? तो इसके लिए भी लीगल मशीनरी बताई है, बीएनएसके ने बताया कि कैसे आपको करना है। और क्या बताता है भाई? और क्या करता है ये भाई? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, इसके बारे में भी होता है। और आपको बता देता हूँ एविडेंस के लिए एविडेंस एक्ट आपका जो आपकी डेट में आज में है, पीएसए, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो अलग से बनाया गया, उसके अंदर हम लोग डील करेंगे एविडेंस रिलेटेड जब भी करेंगे। और आपको बता देता हूँ सर, ये जो हमारा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, जो एविडेंस एक्ट था पहले, ये एक तरह से देखा जाए तो ये सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल वो दोनों नेचर का है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, दोनों नेचर का, इसके अंदर दोनों चीजें दी हुई हैं। क्लियर है? इसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं इट इज एन एग्जेक्टिव लॉ। ठीक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, तो बीएनएस का क्या बता रहा है? द डिटेक्शन ऑफ क्राइम, किस तरह से क्राइम को डिटेक्ट करना है, किस तरीके से भैया बंदे को डिस्कवर करना है, उसको अरेस्ट करना है, किस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट करना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ ए सस्पेक्ट। अब लो भाई, अब जिस पे आपको शक था, सस्पेक्ट का मतलब जिसके ऊपर शक है आपको, अब उसका डिटरमाइन करना कि भाई साहब जिसके ऊपर, अभी तो देखो पुलिस ऑफिसर को मिस्टर ए के ऊपर खाली शक है, और शक के बेस पे भी उठा लेते हैं पूछताछ के लिए, होता है, उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं सर, 100% उठा सकते हैं। ठीक है, तो शक के बेस पे उठाया जाता है, बहुत से लोगों को उठाया जाता है जिसके ऊपर शक है। ऐसा थोड़ी है कि उठा नहीं सकते, शक है, क्या पता ये भी मिला हो, तो शक के बेस पे उठा लिया, तो डिस्कवर एंड अरेस्ट तो ऊपर हो गया, अरेस्ट तो हो गया। अगर अब ये डिटरमाइन करना है कि भाई साहब जिस सस्पेक्ट को हमने उठाया है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, तो उसको भी डिटरमाइन करती है पुलिस। कैसे करेगी भाई? पूछताछ करेगी, ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन करेगी। अगर लगता है कि भाई गिल्टी है, कहीं कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो भाई इसको रख बैठा लेगी अपने पास। ठीक है, समझ आ रहा है? और अगर उसको लगता है इनोसेंट है तो उसको क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। समझ आ रही है कि नहीं है? तो पूछताछ एंड ऑल करनी पड़ेगी, बताइए भाई, करनी पड़ेगी। तो उसका भी एक प्रोसीजर है, का भी प्रोसीजर है कि ऐसा नहीं कि आप किसी को उठा के ले आए और पूछताछ करने के लिए अपने पास 20-25 दिन बैठा दिए हो, ऐसा नहीं होता है। सबका एक प्रोसीजर गिवन है। क्लियर है? चलिए, और क्या भाई हो रहा है? उसके बाद क्या हो सकता है? और इम्पोजिंग, इम्पोजिंग व्हाट? सूटेबल पनिशमेंट, इम्पोजिंग सूटेबल पनिशमेंट्स ऑन किसके ऊपर? गिल्टी पर्सन। उसके बाद जब लास्ट में कोर्ट का फैसला आता है तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट क्या करती है? उसके ऊपर सूटेबल पनिशमेंट कर देती है। ठीक है, सूटेबल पनिशमेंट, सूटेबल पनिशमेंट कैसे, किसके अकॉर्डिंग? एज पर बीएनएस। तो बीएनएस में पनिशमेंट्स लिखी है, उनके हिसाब से सजा देती है। अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर बीएनएस में अगर लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन ये पर्टिकुलर ऑफेंस करता है तो उसको मैक्सिमम 3 साल की जेल हो सकती है, अगर ऐसा लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए जब कोर्ट अपनी जजमेंट देगा, तो कोर्ट जब अपना फैसला देगा, जब पनिशमेंट लगाएगा, तो कोर्ट कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है? मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि बीएनएस में लिखा है मैक्सिमम कितना? 3 साल। मगर कोर्ट क्या 3 साल से कम दे सकता है सजा? एज पर द सिचुएशन द आंसर इज यस। समझ आ रहा है? आंसर इज क्लियर है। मगर अगर ऐसा लिखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया और उसके लिए लिखा है कि भाई ही विल बी अवॉर्डेड विद मिनिमम imprisonment ऑफ 6 months एंड इट कैन गो मैक्सिमम अप टू 3 years, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब एक रेंज सेट हो गई, इसके लिए पास एक रेंज सेट हो गई कोर्ट के ऊपर। मतलब कोर्ट के पास अब क्या है? एक रेंज है 6 महीना से लेकर 3 साल तक। तो अब कोर्ट सजा कहा देगा बीच में, ना कम ना उससे ज्यादा। तो जो सूटेबल पनिशमेंट कोर्ट को लगेगी
एज पर द बीएनएस, जो बीएनएस में दी है उसको देख के। ऐसा नहीं कि कोर्ट बीएनएस में लिखी है इस पर्टिकुलर ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल, आप दे रहे हो 10 साल, आप दे रहे हो नहीं भैया मौत की सजा दे दो, क्या पता आपकी पर्सनल दुश्मनी हो कोई, ये सब नहीं हो पाएगा भाई साहब। ठीक है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट उतनी ही अवॉर्ड हो सकती है जो कि बीएनएस में है, कोर्ट उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता। आता है समझ? क्लियर है? तो सीआर आपका सीआरपीसी बोल रहा हूँ, तो अब हम लोग के मुंह में रटा हुआ है, हम लोग बहुत साल से पढ़ा रहे हैं सीआरपीसी सीपीसी वो सब, आईपीसी एंड ऑल। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बीएनएस एंड बीएनएसएस सब आ जाए मेरे। देखिए, तो बीएनएसएस का मेनली काम क्या है? डिटेक्शन ऑफ क्राइम को डिटेक्ट करना, क्योंकि क्राइम तो हो चुका है, अब ये पता करना है कि भाई साहब एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, डिटेक्शन, उसके बाद डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ अ सस्पेक्ट, उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और उसके बाद फिर क्या करना? डिटरमाइन करना कि भाई सामने वाला पर्सन जो सस्पेक्ट है, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो गिल्टी है या इनोसेंट है। ठीक है, अगर इनोसेंट है तो छोड़ देंगे, और अगर गिल्टी है तो कोर्ट उसको क्या करेगा? सजा देगा, मगर सजा कैसे देगा? सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट गिवन इन बीएनएस। ये काम है बीएनएसएस का। मेरे हिसाब से अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि सर बीएनएस में क्या चीजें हैं और बीएनएसएस में क्या चीजें हैं। ये समझ आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। अब पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद आगे डील करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, इतना आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया है कि बीएनएस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और बीएनएसएस में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले, ये बताइए। आ गया इतना समझ? बताओ, इतना समझ आता है कि नहीं आता है? आता है समझ? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो फिर इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। अब देखिए, ज़्यादा मैं स्पीड से नहीं करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में वी विल क्या करेंगे? वी विल प्रोसीड फर्दर। और ये जितना भी आपको पढ़ाया है, जितना भी लिखवाया है, इसको लिख लेना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं बुक से भी पढ़ाऊंगा। मैं बुक ओपन करूंगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, होपफुली बुक ओपन हो जाएगी। हाँ भाई, हमारी बुक ओपन हो जाएगी नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, हल्का फुल्का आपको मैं बता दूंगा थोड़े थोड़े और टॉपिक के बारे में, उसके बाद मैं बुक्स ओपन कराऊंगा सो दैट आपको चीज़ें वहाँ पे समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑफेंस के बारे में बताऊंगा कि ऑफेंस सर क्या होता है। ठीक है, अभी बात करी ना हमने, जैसे कि बीएनएस बताता है कि कौन कौन से एक्ट को हम ऑफेंस बोलते हैं। सर ऑफेंस क्या चीज़ है? ऑफेंस भी है। ठीक है, ऑफेंस को भी डिफाइन करा गया है। ऑफेंस के बारे में बताऊंगा कि सर ऑफेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑफेंस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। हल्का सा आपको कोर्ट के बारे में बता देंगे, कोर्ट सिस्टम के बारे में बता देंगे थोड़ा सा, कि जो भी कौन कौन से कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर है अंडर द क्रिमिनल लॉज, कोर्ट के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कोर्ट के बारे में बताएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा सा ऑफेंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद थोड़ा सा कोई बेसिक चीज़ें बताएंगे, नहीं तो उसके बाद सीधा अपनी बुक्स ओपन कराएंगे और बुक्स से डील करेंगे कि बुक्स में क्या है। बहुत मोटा चैप्टर है, बहुत मोटा चैप्टर है, कम से कम मोर देन 85 पेजेस इतना चैप्टर आपका है ये। ठीक है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं आगे के टॉपिक्स को। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।